हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डायमंड कोचिंग। आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी और पढ़ाई दोनों अच्छी चल रही होगी। मुझे पता है दिवाली है, कल धनतेरस है क्योंकि कल सैटरडे है। और अभी 90% जो बच्चे होंगे अपने घर जा चुके हैं। घर जाने के बाद सफाइयों में बिजी हो चुके होंगे और सफाई में बिजी हो चुके होंगे। और कुछ लोग जो हैं सफाई के अलावा बहुत कुछ कर रहे होंगे। कोई ट्रेन में होगा, इधर उधर होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। बट मेरा काम है आपको पढ़ाना, वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं घर गई थी, मैं अपने गांव गई थी, मैं पापा मम्मी के साथ गई थी। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और उन मैनेज में से मेरे पास ऑप्शन ये था, या तो मैं दिवाली तक रुक जाऊं या फिर मैं यहाँ आ जाऊं। और उनमें से ये चूज़ किया मैंने, करियर को पहले, और मैं यहाँ आ गई। और इस दिवाली में अकेली हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस दिवाली में एक सेकेंड, इस दिवाली में यहाँ पे अकेली हूँ। और मेरी दिवाली यहीं ऑफिस में मनने वाली, मेरा घर है, घर पे मन जाएगी। बाकी बस पेरेंट्स जो हैं वो गांव पे हैं। तो ये बात की बात है, हम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, दिवाली मनाइए, मैं इसके लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भूलिएगा मत, आपका एग्ज़ाम आपके सर पे है। जैसे त्यौहार ख़त्म होगा ना, एग्ज़ाम सर पे चढ़ जाएगा। फिर आप जो प्रेशर फील करेंगे ना, वो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे वैदिक काल के बारे में। अगर देखा जाए तो हमने जो स्टार्टिंग कर लिया था, कल की हमारी जो क्लास थी उसमें एक्चुअली में हमने जो समझा था, हमने वेद के बारे में पढ़ लिया था कि वेद चार कौन कौन से, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन चारों वेदों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे न्यू वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है, न्यूनतम वेद में आ जाता है, जिसको उत्तर वैदिक काल के दौरान में जोड़ा गया था। हालांकि आप ऋग्वेद के अलावा तीनों वेदों के बारे में बात करोगे तो ये सारे उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए थे, उपवेद हैं एक तरह से ये। लेकिन फिर भी जो सबसे प्राचीन माना जाता है वो कौन सा था, तो वो ऋग्वेदिक काल था, जिसके बारे में हमने बात करी थी। और हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में जो बात मेन मेन जो ऋग्वेद में मानी जाती है कि सूर्य को कौन सा वेद मंडल डेडिकेटेड है, टोटल कितने मंडल है, हमने बात की थी 10 मंडल है, जिसमें से पहला और सातवां जो मंडल है उनके बारे में हमने बात की थी। दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तो बाकी जो मंडल थे हमने उनके बारे में डिस्कस भी कर लिया था। सोम मंडल किसको कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। और चारों वेदों के बारे में भी हमने कल की क्लास में जो है समझ लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हम उस पर ये बात करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ना, क्योंकि हमने वेदों को समझ लिया है। और जब हमने वेदों को समझ लिया तो हमें ये देखना है कि वैदिक काल एक्चुअली में था कैसा, मतलब उनमें जो बदलाव हुए, कैसे रहा लाइफ स्टाइल। क्योंकि एक सिविलाइजेशन खत्म हुई थी, इंडस वैली, और जैसे ही वो सिविलाइजेशन खत्म होती है उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है जहाँ पे पूरा शहरी जीवन था। वहाँ के बाद एक नई दुनिया शुरू होती है जो बिल्कुल ग्रामीण थी। ठीक है, क्या थी वो, बिल्कुल ग्रामीण थी। तो वैदिक काल की सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इसका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है इसका समय कितना था। तो इसका जो समय माना जाता है वो 1500 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है, 1500 ईस्वी, यानी 1500 ईसा पूर्व वाला जो टाइम है वो माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व क्या है, ये वैदिक काल जो है शुरू होता है। और इसका जो समय माना जाता है वो लगभग 1000 के आसपास रहता है, जिसको ऋग्वेद के अंदर डाला जाता है। ठीक है, 1500 ईस्वी में स्टार्ट होता है। और वैदिक काल को किसमें, दो भागों में जो है बांटा गया है। अगर उन दो भागों के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि भाई दो भाग कौन कौन से हैं, तो वो देखिए। ठीक है, अब हम दो भागों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला होगा, हम इधर ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक काल में, और इधर उत्तर वैदिक काल के बारे में समझेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो मैं अगर एक लिखवाऊंगी तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो याद है हमने बचपन में पढ़ाई कैसे की, डिफरेंस जब हमें पूछा जाता था तो हम एक तरफ लिखते थे और दूसरी तभी लिखते थे। तो आपके नोट्स भी वैसे ही होने चाहिए, दोनों तरफ होने चाहिए, कि कंपेयर करने में आपको इजी हो और आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए ऋग्वैदिक काल।
ऋग वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसके हेडिंग यहाँ पे हमारा होना चाहिए। और दूसरा जो हमारा होना चाहिए ऋग वैदिक के अलावा कि उत्तर वैदिक काल जो है हमारा मेन माना जाता है, कि जहाँ पे दुनिया पूरी बदल गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर बात करेंगे तो इन दोनों के बारे में जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और कैसे रहा। ठीक है, देखिए वैदिक काल का जो समय अंतराल माना जाता है, समय अंतराल के बारे में अगर हम बात करेंगे कि इसका समय अंतराल क्या था, तो इसका जो समय अंतराल माना जाता है 1500 ईस्वी यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व जो है इसका समय अंतराल क्या है माना जाता है। याद रखिएगा, समय अंतराल इसका माना जाता है। ठीक है, वहीं इसकी बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में कि उत्तर वैदिक काल के समय अंतराल की बात करेंगे तो ठीक इसके आगे यानी इसके बारे में बात करेंगे तो इसका क्या रहा है, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, अब बारी आती है तो समय की बात हो गई, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा, दोनों में बदलाव क्या आता है, अगर इनके बारे में बात की जाएगी कि आखिर ये वैदिक काल हमें इतना क्यों पढ़ना पड़ता है, और जरूर पढ़ना पड़ता है, कई बार सवाल जो है पूछ देता है। ठीक है, और हम अपने धर्म के बारे में मुझे लगता है कि हर बच्चे को जो है पता होना चाहिए कि उसका जो रिलीजन है वो कैसा है और कैसे बना। जो हम सनातन सनातन आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं अपने धर्म को लेके, आखिर उसके पीछे कैसे कहानी रही, दुनिया बनी कैसे, और एक सनातन धर्म की परंपरा आई कहाँ से, अगर इसके बारे में जो है बात की जाएगी। तो आप सबको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई उसके बाद बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि एक नई सभ्यता आती है, यानी कहते हैं कि पश्चिमी साइड से, पूर्व पश्चिम इधर पड़ता है ना, हाँ पश्चिमी साइड से क्या है कि एक कहते कि आर्य कुछ लोगों का समूह आता है, मतलब ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे अलग अलग इतिहासकारों के तथ्य हैं कि जो आर्य थे वो बाहर से आए थे, और आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ कहा गया था। ब्लैक है, दूध लेने गए थे ना। ठीक है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी आर्य जो सबको सब चीज के बारे में जिसको नॉलेज हो, हर चीज के बारे में जिसको ज्ञान हो, उसको क्या बोला गया है, आर्य बोला गया है, श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी भी इसमें वैदिक काल में जो इंपॉर्टेंट है तो आर्य आपको याद रखना है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है इसका अर्थ, श्रेष्ठ होता है, यानी जिसको वेदों का ज्ञान हो, जिसको वेदों का ज्ञान हो, जो पढ़ा लिखा हो, वो आर्य कहलाते थे। ठीक है, आर्य जो थे वो क्या बाहर से आए थे। कुछ इतिहास का जैसे बाल गंगाधर तिलक जो है उनका मानना था कि जो आर्य थे वो तिब्बत के साइड से आए थे। ठीक है, लेकिन अलग अलग जो पुरातात्विक है उनका मानना था कि नहीं, वो इंडो यूरोपियन थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई तो उधर की साइड से इधर आके बस गए। ठीक है, लेकिन इसमें डिबेट ये उठता है कि वो तो नगरीय सभ्यता थी, तो इसका मतलब अगर वो सभ्यता वाले लोग होते तो उनको तो नगर के बारे में नॉलेज थी, तो यहाँ पे ये जो ऋग वैदिक काल है इस अंतराल में उन्होंने क्या बोलते हैं कि ग्रामीण सभ्यता क्यों बसाई। वो चाहते तो सेम डेवलप कर सकते थे ना, पर उन्होंने नहीं करा, और एक पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हुई। वहां पे जिस मतलब मातृशक्ति को पूजा जाता था, यानी माता रानी को पूजा जाता था, वहीं वैदिक काल में अगर बात होती है तो वहां पुरुष युक्त माना जाता है, कि कहते पितृ सत्तात्मक यहाँ पे भावना रही लोगों के अंदर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो अलग अलग डिबेट रहे हैं कि आर्य बाहर से आए थे, आर्य कहाँ से आए थे, लेकिन जो एकदम प्रूवेंट है वो ये कहा जाता है जो शूद्र है, शूद्र जो SC ST वगैरह जो आते हैं, जो शूद्र हैं, इनको कहा जाता है कि ये भारत के मूल निवासी है, भारत के मूल निवासी है, जो नेचर की पूजा करते थे, जो यहाँ पे रहते थे। ठीक है, मैं कुछ मूवीज भी आपको सजेस्ट करूंगी, और मुझे लगता है हर बच्चे को एक बार लाइफ में एक बार वो मूवी जरूर देखनी चाहिए, और मतलब देखनी चाहिए, रियलिटी चेक मिलता है, बहुत सारी चीज़ें समझने में आती हैं, और कई बार हम बहुत बबल्स के अंदर होते, तो बबल फूडना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब अच्छे से समझते हैं और इसके बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है, वैदिक काल के ऋग वैदिक काल के बारे में माना जाता है, एक
ऋग्वैदिक काल में प्रमुख क्या रहा, ग्रंथ कौन सा था? तो ऋग्वेद को क्या माना जाता है, प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आर्य शब्द का 33 बार इंपॉर्टेंट टाइम में इस्तेमाल किया गया है। तो श्रेष्ठ वेद के बारे में पूछेगा, श्रेष्ठ वेद कौन सा था इस काल का, तो जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ऋग्वेद था। ऋग्वेद था, जिसमें 33 बार किसका इस्तेमाल किया गया है, आर्य शब्द का। आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, माल हुआ है। यानी ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद को श्रेष्ठ माना गया है और इसमें आर्य शब्द का 33 टाइम्स को क्या हुआ है, इस्तेमाल किया गया है, यानी बोला गया है, लिखा गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज जो आपको इसमें याद रखनी है, सभ्यता कैसी थी, तो ये जो सभ्यता थी, सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखना है आपको। कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वही बात की जाएगी कि ग्रामीण के अलावा इसमें और क्या क्या प्रमुख रहा, तो इस दौर में पशुपालन क्या था, पशुपालन, पशुपालन के अलावा कृषि, कृषि का ज्यादा महत्व था, मतलब ज्यादा ज्यादा महत्व नहीं लिखिए, निर्भर था लिखिए, कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, ये जो सभ्यता थी किस पे निर्भर थी, पशुपालन पे निर्भर थी, यानी गाय वगैरह को यहाँ पे माना जाता था, गाय और बैल को माना जाता था। और यही सभ्यता जो थी वो कृषि पे भी क्या थी, निर्भर थी। वही बात की जाएगी तो ऋग्वेद में क्या है, आर्य के निवास स्थल के बारे में जो कहा जाता है कि आर्य का निवास स्थल क्या था। ठीक है, अगर ये कभी आपसे पूछता है या लोग नॉर्मली पूछते रहते हैं कि आर्य का निवास स्थल क्या था, यानी ये लोग कहाँ पे रहते थे, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो कहाँ रहते थे ये लोग, तो यहाँ पे सप्त सिंध का नाम आता है। किसका नाम आता है, सप्त सिंध का नाम आता है, सिंधव। ठीक है, सप्त सिंधव का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है 7 नदियों का समूह। 7 नदियों का क्या होता है, समूह कहा जाता है। ठीक है, 7 नदियों को क्या कहा जाता है, सप्त संधव कहा जाता था। यानी इनका निवास स्थल जो हमें पता चलता है वो कहा जाता है कि कहाँ पे था, तो इनका जो था वो निवास स्थल जो माना जाता है 7 नदियों के समूह को माना जाता है, कि 7 नदियों का यहाँ पे क्या था, समूह था। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, 7 नदियों को समूह को क्या माना जाता है, सप्त सिंधुओं का, यानी आर्यों का सभ्य वहां का निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, 7 नदियों का समूह कह लीजिए या 7 नदियों का क्षेत्र भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी जहाँ पे 7 नदियां एक साथ बहती थी उनको यहाँ पे बात कही जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिस नदी के बारे में वर्णन ये जाता है, ये सब किस में हमें पता चलता है, ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं अभी मैं चलो आगे ही बता दूंगी कि यहाँ से ये जितनी चीजें आएंगी, पता है ये कहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है, तो ऋग्वेद से पता चलता है। कहाँ से, तो इनके बारे में अगर बात की जाएगी, बाद में लिखते हैं, अभी रहने देते हैं कि डाटा और बढ़ेगा इसमें। ठीक है, 7 नदियों का जो क्षेत्र था वहां पे कौन रहते थे, तो आर्य जो है वहां पे निवास करते थे। ठीक है, वही बात की जाएगी कि इस सिविलाइजेशन में किस नदी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और सबसे ज्यादा पवित्र नदी या किसको माता का दर्जा दिया गया है, तो 2 नदियों को आपको याद रखना है। वैसे सारी नदियां इंपॉर्टेंट थी इस दौरान में, और 7 कौन कौन सी थी वो भी हम बात करने वाले हैं। तो जो पहले आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण किसको बोला गया है, सबसे महत्व
महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, अगर ये बोलेंगे तो कौन सी थी? सिंधु नदी का नाम आपको याद रखना है। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी जो थी उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं बात करें कि माता किसको बोला गया है, यानी पवित्र नदी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। कौन सी नदी थी? तो सरस्वती नदी का यहाँ पे नाम आता है कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। किसको? सरस्वती नदी को कहा जाता है, जो कि अभी लुप्त मानी जाती है, अभी के वर्तमान समय में लुप्त है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि वैदिक काल में यानी ऋग्वेद में जिस नदी के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है, हालांकि गंगा के बारे में भी वर्णन है इसमें, ऐसा नहीं है कि गंगा को पवित्र नहीं माना गया है, लेकिन माता का दर्जा अगर किसी को दिया गया है तो वो किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना है, तो वो दिया गया है सरस्वती नदी को दिया गया है, जिसको अन्य नाम से भी एक नाम कहा जाता था, नदियों का प्रमुख कहा जाता है, यानी नदीमतम कहा जाता था। नदीमतम इसका मतलब ही वही हुआ। नदीमतम का भी मतलब ही वही होता है कि नदियों का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का प्रमुख। ठीक है, यानी माता का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। कुछ प्राचीन नदियां भी हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगी, जैसे सतलज, चिनाब, व्यास, गंडक, सिंधु, झेलम, घग्गर, गोमल, काबुल, कुरान और रावी। इनके पुराने नाम क्या थे, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। एक सेकेंड। हाँ जी, सॉरी फॉर दैट। चलिए, बात ये थी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? नदीमतम नदियों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पहले हम ऋग्वैदिक काल को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम आपके हिसाब से ही चलेंगे, यानी हम मैं बात कर रही थी उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। काम करते हैं ना, इसको रफ कर देते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं, इसको उधर कर देंगे तभी हमें ये समझ में भी आएगा। फिलहाल इसको ऊपर करते हैं क्योंकि हमें और लिखना है इसमें। ठीक है, चलिए, अगर बात की जाएगी, ये तो हो गया। अब थोड़ी मुद्दे की बात पे आते हैं कि इनका राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। अगर राजनीति के बारे में बात की जाएगी कि इस शासन में राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक प्रशासन कैसा था। ठीक है, प्रशासन के बारे में जानना जरूरी है, उसके साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी हम जानेंगे, तभी हम उत्तर वैदिक काल को जो है समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम तभी जो है उनके बारे में समझ पाएंगे और बात कर पाएंगे। बात की जाएगी कि राजनीतिक प्रशासन में कैसा था, तो देखिए, अगर इस बारे में बात करेंगे तो आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए थे, कहा जाता है ना कि मध्य एशिया के निवासी थे। मैंने बोला ना, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं जो है दी गई हैं। तो जो क्या कहा जाता है कि आर्य जब मध्य एशिया से, तो जब आर्य भारत आए थे
मध्य एशिया से, तो वो क्या थे, जन में थे। जन जो होता है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आता है। आर्य में जन को माना जाता था, एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों का समूह होता था। लोगों का क्या होता था, समूह होता था, टुकड़ी होती थी, और उन्हें टुकड़ी को जो संचालित करता था उसको राजन कहा जाता था, यानी राजा कहा जाता था। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह दे, सिंपल से समझने के लिए, कि कुछ लोगों का समूह एक जगह से दूसरी जगह गया, तो उस समूह को क्या बोला जाता था, जन बोला जाता था आर्यों में। और उनको जो संचालित करता था उसको क्या बोला जाता था, राजन बोला जाता था। तो आर्य कहाँ से आए थे, जो हमें पता है मध्य एशिया से आए थे। और ये आपको नहीं होना चाहिए कि ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और ये किताबी में लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। बात ये है, मध्य एशिया से आए थे। समूह को क्या बोला जाता था, समूह को क्या कहते थे, जन के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था, जन के नाम से जो है इनको जाना जाता था। और जन को जो संचालित करता था, जनों को जो संचालित करता था उसको क्या बोला जाता था, राजन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, उसको राजन बोला जाता था, जो जन को संचालित करता था, यानी उनका प्रमुख की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में, तो हम प्रमुख के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था, तो उसको राजन बोला जाता था, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और कहा जाता है कि राजन पर नियंत्रणकारी क्या थी, दो सभाओं में बटी हुई थी। अब देखो एक चीज याद रखना, ये जो राजन है ना, नॉर्मली राजा को हमने जो मूवीज में रामायण वगैरह में देखा है, तो हमने क्या देखा, अगर रामायण को आप थोड़ा सा रिवाइजली याद करो तो आपको कुछ ध्यान में आएगा कि भगवान राम जो थे वो राजा थे, लेकिन उनके जो पुरोहित थे, साधु संत थे, याद है जब आता है कौन सा लवकुश कांड आता है, उत्तर कांड की जब हम बात करते हैं, जब लवकुश कांड आता है तो वहां पे ये सवाल उठाया जाता है, माता सीता का जब जमीन में जाती है तो वहां पे एक सवाल उठता है कि जब इस सभा में एक राजा, राजा के साथ साथ इतने बड़े बड़े विद्वान के होते हुए एक स्त्री को सिर्फ उस पे आरोप लगाने के बिहाफ पे उसको जंगल में निकाल दिया गया, तो ये कैसा निवास स्थान है, कैसा मतलब समाज है, वहां पे ये बात उठती है। तो देखो उस दौर में जो राजा होगा वो राजा के पोस्ट पे तो था, लेकिन उसको मैनेज कौन करता था, तो पुरोहित जो होते थे वो मैनेज करते थे, यानी जो वहां पे ऋषि मुनि होते थे उनके पास ज्यादा पावर होती थी। ठीक है, क्योंकि वड़ों के हिसाब से उनका कार्य सबसे ऊपर माना जाता था, और क्षत्रियों को मतलब लड़ने का काम माना जाता था, तो इस हिसाब से पुरोहितों को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि जो राजा होगा, यानी जो राजा था ना, उसको कौन नियंत्रण करता था, तो उसको जो नियंत्रण करता था उसको दो भागों में क्या किया गया था, दो भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था। अब वो दो भाग कौन से थे, अगर हम बात करेंगे तो दो भाग जो थे वो थे, पहला जो इसमें आता था सभा, जिसको कहा जाता था, सभा कहा जाता था। वहीं दूसरा जो होती थी समिति होती थी, समिति क्या होती थी, समिति होती थी, यानी जो राजा होगा उसके ऊपर दो समितियां होंगी जो ये मैनेज करेंगी कि राजा को क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको राजा बनाना है किसको नहीं बनाना है। देखिए राजा का भी जो पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, याद रखें इस दौर में कोई राजा का बेटा राजा नहीं होता था, इसमें राजा वही होता था जिसके अंदर क्वालिटी होती थी। ठीक है, क्या होती थी, जिसके अंदर क्वालिटी होती थी कि वो लड़ सकता है, वही क्या बनता था, राजा बनता था। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ोगे जो चेंज हो गया था, उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत होने लगे थे। ठीक है, वैसे पुरोहितों में भी होने लगा था, क्योंकि ये जो दौर था ना, याद रखिएगा इस दौर के बारे में एक मस्ट है वो याद रखना है नोट में, कि वर्ण जो था ना, वर्ण किस पे आधार था, वर्ण जो था कार्य के आधार पर था, याद रखिएगा कार्य के आधार पर था।
यहाँ पे हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसके आधार पर था, तो वो आधार पर था कार्य के, क्या है, कार्य के आधार पे था, यानी जाति का अभी जिक्र नहीं हुआ था। 10वां मंडल जो सबसे नया माना जाता है, पुरुषोक्त जिसको कहा जाता है, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है, और जिसमें शूद्र शब्द का पहली बार हमें इस्तेमाल देखा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 भागों में थी, और इन संस्थाएं में क्या थी, महिलाएं भी भाग लेती थी, याद रखिएगा, महिलाएं भी थी। महिलाएं किसमें थी, तो इन समितियों में किनका रोल माना जाता था, तो महिलाओं का भी रोल था, यानी सभा होगी तो उसमें भी महिला होगी, मंडली बनाई जाएगी, कोई बात चलेगी तो उसमें भी किसका रोल होगा, तो उसमें भी महिला का रोल माना जाता था, यहाँ पे याद रखना है आपको। हालांकि वो, और इसके अलावा चारों जो ये वर्ण होते थे ना, इनका उपनयन भी होता था। उपनयन संस्कार जो होता है ना, जो आज के डेट में से ब्राह्मण वो क्या बोलते हैं, जनेऊ धारण करते हैं ना, उसको कहा जाता है उपनयन संस्कार में आ जाता है, और बाकी चीजें भी। ठीक है, तो उपनयन संस्कार भी चारों वर्णों में होता था, जो बाद में जाने के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब बारी आती है कि ये तो चलो ठीक है, महिलाओं भी इसमें भाग लेती थी, और आर्यों की सबसे प्राचीन, अगर पूछेगा ना आपसे कि सबसे प्राचीन क्या थी संस्था, कौन थी ये संस्था है, याद रखिएगा। पेन ही चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, प्राचीन संस्था के बारे में पूछेगा अगर आपसे, प्राचीन संस्था कौन सी थी, किसकी हम बात कर रहे हैं, आर्यों की। आर्यों की प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो आपको उसका नाम याद रखना है कि विदत। क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था विदत। विदत जो था, विदत जो था, ये क्या थी, आर्यों की प्राचीन सभ्यता में से एक मानी जाती है। ये सबसे प्राचीन इनकी संस्था थी, माफ करिएगा, सभ्यता ने, संस्था थी। क्या थी ये, संस्था। क्या थी, संस्था थी, जो इसको क्या करती थी, संचालित करती थी, चलाती थी। ठीक है, सबसे प्राचीन संस्था थी। और न्याय का केंद्र बिंदु कौन होता था, याद रखिएगा। अभी भी हम देखते हैं न्याय का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है, राजा को माना जाता है। न्याय का केंद्र बिंदु, केंद्र कौन था, तो राजा था, यानी न्याय कौन करेगा, तो राजा करेगा। हालांकि उस सभा में पुरोहित का होना भी अनिवार्य होता था, और महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। अगर कोई भी अपराध होता है तो न्याय कौन करेगा, राजा करेगा, लेकिन राजा के अलावा उसमें और भी लोग सम्मिलित हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या है, राजा का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता था, पदाधिकारी में पुरोहित को जो है माना जाता था। ठीक है, पुरोहित होता था, सेनानी होते थे, ग्रामीण, सूत, रथकार, पुरुष, पुरूप और आदि को माना जाता था, जो कि महिलाएं भी इसमें क्या है, भाग लेती थी। इस दौर की सबसे सुंदर खासियत यही थी कि महिलाओं को भी इसमें भाग लेने का पूरा मौका मिलता था। ठीक है, चलिए अब हम बारी आती है इनके सामाजिक जीवन के बारे में जानने का, कि इस दौर का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। चलिए, सामाजिक जीवन के बारे में अगर बात करेंगे कि इनका सामाजिक जीवन जो था वो कैसा था, यानी रह रहा, मतलब रह रहा कहते हैं ना, रहना, खाना पीना एंड ऑल, ये सब चीज़ें कैसी थी, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सामाजिक जीवन की मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सभ्यता कैसी थी। तो ये जो सभ्यता थी, ये जो सभ्यता थी, इसमें पितृसत्तात्मक सभ्यता माना जाता है, यानी पुरुष को और पिता को सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि पुरुषों का दबदबा मान लीजिए। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या हुआ, पुरुषों का महत्व की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पितृसत्तात्मक की सभ्यता थी।
कैसी सभ्यता थी? तो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। और इसमें बात की जाएगी, हमने इंडस वैली में क्या पढ़ा था? इंडस वैली में मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी वहां पे महिलाओं को या माता कह लीजिए कि ज्यादा बड़ा औहदा माना जाता था कंपेयर टू दिस। यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि पित्त यानी पुरुष का दबदबा ज्यादा रहा, घर में पुरुष प्रधान ज्यादा रहा। अभी भी भारत में ये वाली सभ्यता है। भारत जो पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ पर पुरुषों की औहदा कंपेयर टू फीमेल्स ज्यादा माना जाता है। ठीक है, हालांकि लोग डेवलप हुए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां पर पुरुष को सबसे आगे रखा जाता है और फीमेल्स को पीछे रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात किया जाए या तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है? माँ, बेटी, बहू, दामाद, सारे संयुक्त, मतलब एक जॉइंट फैमिली का क्या था? प्रचलन था, जो कि अभी भी है, जो कि अभी भी है। संयुक्त जो परिवार था, प्रचलन था, जो कि अभी भी है। ज्वाइंट फैमिली की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली जो होती है ना, एक साथ पूरी पूरी परिवार के लोग रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या था? संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ये आपसे अगर पूछेगा कि जो प्रशासन था, प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इकाई इकाई कौन सी थी? तो कुल को कहा जाता है। इसको कुल को सबसे छोटी इकाई का दर्जा दिया गया है कि कुल क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी, और जिसमें कई परिवारों का समूह शामिल होता था। ग्राम स्वराज्यों का एक समूह होता था, जिसमें प्रधान क्या होता था? ग्रामीण जो था वो प्रधान होता था। अब देखिए, कुल के बारे में मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करना चाहिए, बट मैं फिर भी करूंगी, क्योंकि कई बार हमें जो पता होता है औरों को नहीं पता होता, और कई बार हम छोटी छोटी चीजें जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही कुल के बारे में अगर बात करेंगे, कुल एक्चुअली में क्या था? तो देखिए, जो कुल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यादव हूँ, तो मेरा जो गांव में यादव यादव जो लोग होंगे, तो हो सकता है 10-12 घर ऐसे होंगे वो जो मेरे अपने ही हैं, जो एक टाइम के बाद धीरे 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 अलग हो गए, तो एक कुल बन गया। आपने सुना होगा ना कि हमारे कुल का नाम डुबा दिया, हमारे कुल का ये कर दिया, हमारे कुल का वो कर दिया, कुल का नाम बड़ा कर दिया। वही उसी कुल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक खानदानी तौर पे फैमिली जो चल रही थी, हम उसके कुल की यहाँ पे क्या है, बात कर रहे हैं कि कुल किसको कहा जाता था। ठीक है, और ग्राम में जो ग्रामीण होते थे वो प्रधान होते थे, यानी गांव का ही एक अपना सरदार होगा। गांव का ही अपना सरदार होगा, जो पूरे गांव को क्या करेगा? संचालित करेगा, यानी उनको मैनेज करने का काम जो है कौन करेगा? ग्रामीण ही करता था, याद रखिएगा। जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। मैंने आपका नाम ओसो पढ़ा तो मैं थोड़ा सा वो हो गई। रजनीश ओसो, आपने उनका वो नाम ही ले लिया, बताइए। आपने नाम ही ले लिया उनका तो, ओसो का। ओसो को पढ़ा है आपने? चलिए, हमारा मुद्दा क्या था? यहाँ पे हम कुल के बारे में बात कर रहे थे, छोटी इकाई के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, ऋग वैदिक काल में अगर बात की जाएगी तो देखिए, शुरुआती दौर में ऋग वैदिक काल में मैंने आपको बताया कि जो राजा होते थे वो वंशानुगत नहीं थे। यानी राजा राजा तभी बनेगा जब वहां के पुरोहित को वो काबिलियत दिखेगी, और उसको वो काबिलियत क्या करनी पड़ेगी? प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रूफ करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं राजा बनने के क्या हूँ, काबिल हूँ। तभी क्या होगा? वो राजा बनेगा, वरना वो राजा नहीं बन सकता था। लेकिन एक टाइम आता है जब उत्तरी वैदिक काल धीरे धीरे अपने चरम सीमा पे था, और एक उत्तर वैदिक काल जो है शुरू होने वाला था। उसको क्या बोला जाता है? उसको, उस दौर में जो है धीरे धीरे क्या शुरू हो जाता है? उस दौर में धीरे धीरे जो है ठीक है, उस दौर में क्या हो जाता है? अब जो राजा बनेगा,
सामाजिक तौर पे ऋग वैदिक काल का जो समय अंतराल जब खत्म होने वाला था, अब जो राजा बनेगा वो क्या बनेगा, वंशानुगत बनेगा, यानी राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। यानी जो क्षत्रिय है वो भी अब क्या बनेगा, वही राजा बनने की क्वालिटी जो है रखता है। अच्छा आपने पढ़ा है कभी, थोड़ा बहुत तो मैंने भी पढ़ा है, मतलब अच्छे हैं पढ़ने में, बढ़िया है उनको। और पर उनके हिसाब से जो उनकी थॉट प्रोसेस है वो आज की दुनिया में बहुत सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। तो सबके हिसाब से वो परफेक्ट हैं, सबके हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से परफेक्ट नहीं भी है। तो अपने अपने लोगों की राय भी रहती है उनके लोग की। जैसे उन्होंने शादी के बारे में जो उनका मानना था कि शादी जो है वो होनी ही नहीं चाहिए, वो शादी के एक्चुअली में खिलाफ थे वो। और तो उसके के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, हालांकि वो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी बातें कहते थे, सपोर्टिव थे। ठीक है, चलिए अब बारी आती है सामाजिक जीवन में, ये हम मान गए, अब वंशानुगत हो चुके थे। और हाँ, मेन जो आपको लिखना है इसमें, याद रखिएगा, दास प्रथा के बारे में। क्या थी, दास प्रथा जो थी, प्रथा वो प्रचलन में थी। क्या थी, प्रचलन में थी। कौन सी प्रथा, तो याद रखिएगा, दास प्रथा जो थी वो प्रचलन में थी इस दौर में। ठीक है, इस दौर में, इस दौर में क्या है वो प्रचलन में थी। कौन सी प्रथा, दास प्रथा की हम बात कर रहे हैं। दास का मतलब होता था, हालांकि अब नहीं है, अब ये इलीगल है, लेकिन उस दौर में जो माना, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, आप उनके फैन हैं। नहीं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो उनको बहुत फॉलो अप करते हैं। मैं भी जब मूड मेरा थोड़ा अच्छा नहीं होता है तो मैं ओशो को सुन लेती हूँ, अच्छा लगता है उनको सुन के, बातें उनकी बहुत सही होती हैं, बहुत समझ में भी आती हैं, मतलब सही होती हैं अकॉर्डिंग टू आज के समय के हिसाब से, वो सही है। ठीक है। और बात क्या थी, हाँ, दास प्रथा जो होती है उसमें क्या होता था कि किसी, मान लीजिए, व्यक्ति को लाया गया और वहाँ पे जो है उसको सिर्फ खाने के लिए, जो भी खाने पीने का अवेलेबल है वो दे सकते हैं, और देने वाला है तो कपड़े भी दे देते थे पहनने के लिए, और नहीं देने वाला है तो नहीं दे सकता था, घर के पूरे काम करना, उसके बदले में उसको सिर्फ खाना मिलेगा और कुछ नहीं मिलता। खाने के अलावा उसको और कोई भी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती थी। तो क्या बोला जाता था, दास बोला जाता था। और इसमें एक और प्रचलन था, दास जो होगा, अगर वो शादीशुदा है और शादी करता है तो उसकी जो आने वाली जनरेशन होगी ना, वो भी दास ही बनेगी। यानी उस परिवार का, यानी उस कुल का वो क्या करेगा, सेवा करेगा। दास का बेटा दास बनता था, यानी वो जनरेशन जो है चलती रहती थी। ठीक है, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। और ये जो चीज़ें हैं ये सही वैसे भी नहीं है, किसी के भी जीवन पे ऐसे अधिकार किसी का होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब बारी आती है कि विवाह में क्या है, एक विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता था, और दो प्रकार के विवाह जो है इसमें क्या थे, प्रचलन में थे। हालांकि ऋग वैदिक काल में जो है कहा जाता है कि विवाह, उत्तर वैदिक काल में विवाह को 8 प्रकार में बांटा गया है। कितने में, 8 प्रकारों में बांटा गया है। लेकिन अगर इसमें बात करेंगे इनके सामाजिक जीवन में, तो विवाह को क्या है, एक पवित्र संस्कार माना जाता था। और टोटल संस्कार कितने हैं, टोटल संस्कार कितने हैं सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितने हैं, 16 संस्कार माने जाते हैं। इस सभ्यता में क्या है, इस सभ्यता में विवाह को क्या किया जाता था, विवाह को पवित्र माना जाता था, पवित्र संस्कार माना जाता था, माना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, क्या किया जाता था, पवित्र संस्कार जो है माना जाता था। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विवाह की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बारी आती कि इस दौर में विवाह का प्रचलन कैसा था। इस दौर की मैं बात करेंगे कि विवाह विवाह जो होता था उसका प्रचलन कैसा था। तो वो दो टाइप में क्या थे, प्रचलन में थे। अगर विवाह के बारे में बात करेंगे कि विवाह को क्या किया जाता था, दो प्रकार के विवाह क्या थे, प्रचलित थे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के क्या थे, विवाह
प्रचलित थे। लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में जब एंटर करोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि विवाह को 8 कैटेगरी में बांटा गया था। कितने कैटेगरी में? 8 कैटेगरी में विवाह को जो है बांटा गया था। तो यहाँ पे विवाह को कितने प्रकार में बांटा गया था? 2 प्रकार में बांटा गया था। अगर उनके नामों के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि वो 2 नाम कौन कौन से हैं जिनमें विवाह को बांटा गया था, तो अनुलोभ विवाह होता है और प्रतिलोभ विवाह होता था। कौन कौन से विवाह होते थे? अनुलोभ विवाह होता था, अनुलोभ विवाह, और दूसरा जो होता था वो प्रतिलोभ। ठीक है, ये नाम बस आपको याद रखने, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में एग्जाम्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ही ठीक है। विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो विवाह को 2 कैटेगरी में जो है बांटा गया था। देखिए, ओशो को 21 देशों में बैन लगाने के पीछे ऐसा रीज़न है कि उनकी जो सोच थी, मैंने आपको एक हिंट दिया ना। देखिए, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकती उनके बारे में। और और आज का जो सोसाइटी है वो ऐसा है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि उनको पता है कि वो, जैसे सब लोग सोसाइटी में बोलते हैं ना, वो बहुत बुरा है, बुरा है, बुरा है, उससे दूर रहना है। लेकिन वो, उनको अंदर ही अंदर ये पता है कि ये बंदा अच्छा है, तो वो सामने से तो उसको बुरा बना रहे हैं, लेकिन छिप छिप के क्या करेंगे, उससे मिलेंगे। वैसे ही आज की डेट में ओशो के साथ है। ओशो को ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ओशो को सामने से ना लोगों ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। और बैन करने के अपने अपने सबके रीजन थे, जिसमें से मुझे एक जो बात समझ में आई थी वो ये थी कि उनका जो शादी वाला मैटर रहा, कि उनका था कि शादी जो है एक मतलब वो शब्द भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, कि समझ लीजिए बिजनेस को हिंदी में क्या कहते हैं वो समझ लीजिए, कि जो शादी है वो है, और एक अनजान व्यक्ति से आप शादी कर रहे हो और बाकी संबंध बना रहे हो। उन सबको लेके ओशो की एक सोच थी, अलग सोच थी। और उसके अलावा उन्होंने एक उम्र होने के बाद वो किसी और के प्रेम में भी पड़े, बहुत सारी चीज़ें थी। तो लोग उनको लेके बहुत सारे तथ्य रखते थे, अपनी अपनी धारणाएं थी। जितना मुझे पता है यही लगता है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने उनको बैन करा। अब बाकी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उनकी वो चीज़ें देखूं। मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें जो उनसे मिलती है मैं उनको रख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, माइंड को फ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी आप ओशो के फैन हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा उनके बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब बारी आती है, यहाँ पे हो गया स्त्रियों की स्थिति बात करेंगे। तो इस दौर में याद रखिएगा, जो महिला थी यानी जो स्त्री थी, इस दौर में क्या है, स्त्री के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि इस दौर में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो आपको प्राउडली एक बात बहुत अच्छी लगेगी। स्त्रियों की अगर स्थिति के बारे में बात करेंगे तो कैसी थी, अच्छी थी। यानी जो महिला थी उसको क्या था, सभा में भाग लेना था, सभा में भाग लेने का अधिकार था, भाग लेने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। यज्ञ में पूजा अनुष्ठान भी रख लीजिएगा, पूजा अनुष्ठान, अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार था। इसके अलावा सभाएं करती थी, हाँ हो गया। इसके अलावा हाँ, मतलब पूजा यज्ञ में भाग लेना, शिक्षा का अधिकार था, यज्ञ वगैरह में अधिकार था। इसके अलावा जब बात की जाती है कि जो क्या होते हैं, उपनयन संस्कार होते हैं, उसमें भी महिलाओं को भाग लेने का क्या था, अधिकार था। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति जो है बहुत अच्छी थी। क्या थी, महिलाओं की स्थिति की अगर बात करेंगे तो क्या है, बहुत अच्छी मानी जाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, अच्छी मानी जाती है। वहीं बात करेंगे इस दौर में क्या नहीं था, अगर देखा जाए जो आजकल बहुत हम पढ़ते भी हैं उसके बारे में कि आजकल और एक टाइम के बाद वो प्रचलन में आ गया था, वो क्या था, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे नोट में जो लिखना है वो ये लिखना है, इसमें जो आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या नहीं था। तो यहाँ पे जो नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, नहीं थी। पुनर्विवाह वाला पैटर्न यहाँ पे था, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है पुनर्विवाह की प्रचलन जो थी वो मानी जाती थी कि समाज में जो पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, ये प्रथाएं जो है कुरीतियां नहीं थी। ठीक है, पर ये क्या है, सती प्रथा नहीं थी। इसके अलावा पर्दा, पर्दा प्रथा नहीं थी, नहीं थी। दहेज नहीं था, नहीं था। इसके अलावा ये जो पुनर्विवाह वाला जो पैटर्न माना जाता है, हालांकि हमें इसमें बहुत बड़ा प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस दौर में महिलाओं का पुनर्विवाह का हो सकता है कि क्या रहा होगा, अधिकार रहा होगा, क्योंकि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी, आदि क्या है, कुरीतियां नहीं थी। ठीक है, तो ये कह लो कि ये सारी चीजें कब आई हैं, उत्तर वैदिक काल के एंड में ये चीजें क्या हुई हैं, आई हैं, जो बाद में इंक्लूडेड की गई हैं समय के हिसाब से। देखिए, समय की एक ऐसी खेल मानी जाती है और पावर की एक खेल ऐसी मानी जाती है कि पावर और समय दोनों अगर एक साथ हो और एक इंसान के पास हो तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है, दुनिया। अब यहाँ पे मैं कैसे कह रही हूँ, देखो, हम ऋग वैदिक काल अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ोगे तो आपको पूरा समझने की पड़ेगी कि भाई दुनिया ऐसे कैसे बदली, इतना अच्छा जब सब चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि दुनिया इतनी चेंज हो गई। ठीक है, इतनी क्या है, इतनी जो है चेंज हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब एक इंसान अपने हिसाब से जरूरतों को बदलता है, याद रखिए, जिसमें उसको अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपने आप को पावर में दिखाना, अपने आप को फर्स्ट दिखाना है, और अगर उसके हाथ में समय और पावर दोनों लग गया है तो वो हर चीज अपने अकॉर्डिंग जो है क्या है, करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वहीं बात करेंगे कि ये लोग कैसे, भोजन के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि भोजन कैसे करते थे, तो भोजन में जो आपको याद रखना है, तो भोजन में क्या, मांसाहारी, मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों थे। कैसे थे, ये दोनों थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाकाहारी भोजन करते थे। आप इस चीज को अनुमान लगा के देखो ना भाई, उस दौर में और क्या था। इस रैग वैदिक काल में अगर आप आर्थिक जीवन अभी हम पढ़ेंगे ना, सिर्फ जौ के बारे में उनको पता था। उत्तर वैदिक काल में आने के बाद उनको गेहूं वगैरह के बारे में पता चलता है, उनके पास सिर्फ जौ था। जौ और फल फूल के बारे में नॉलेज हमें जो पता चलता है ऋग्वेद से, हम ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इन सब के बारे में हमें ऋग्वेद से पता चला, ये सारे वर्णन ऋग्वेद में किए गए। और ऋग्वेद से बाद में समय के हिसाब से इतिहासकारों ने इसको क्या किया है, हिंदी में ट्रांसलेट कर करके अलग अलग किताबों में क्या है, इसको छपवाया है, याद रखिएगा। मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे, याद रखिएगा। और भोजन में इनको दूध, दही आदि, घी के बारे में क्या था, विशेष महत्व था, यानी गाय वगैरह जो थी, क्योंकि इनके पास गाय होती थी, तो ये लोग क्या करते थे भोजन में। इसके अलावा अगर बात की जाएगी तो किसके बारे में इनको ज्यादा नॉलेज थी, दूध, दही, घी, घी को ये ज्यादा महत्व देते थे, ज्यादा देते थे। ठीक है, किसको ज्यादा महत्व देते थे, दूध, दही, घी को ये क्या करते थे, ज्यादा महत्व देते थे। वहीं धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बात करेंगे कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। धार्मिक जीवन, यानी ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो कैसा हुआ करता था, अगर उसके बारे में बात की जाएगी तो देखिए, धार्मिक जीवन का ना अपने अपने महत्व है। इस महत्व में आपको जो याद रखना है, कुछ देवताओं के बारे में जो है बातें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, मतलब मैं पूरे ऋग्वैदिक देवता के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से देवता का क्या है महत्व रहा है और देवताओं की विशेषताएं क्या रही हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे इंद्रदेव को किस लिए जाना जाता है, अगर आपसे कभी भी इंद्रदेव के बारे में पूछा जाता है तो उनको किस लिए जाना जाता है इंद्रदेव को, तो उनको क्या जाना जाता है, वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है। इंद्रदेव को किसके लिए जाना जाता है, वर्षा के रूप में जाना जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट थे, क्या थे, इम्पोर्टेंट देवता थे ये, क्या था ये, सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे, याद रखिएगा। और इंद्रदेव को किस लिए जाना जाता था, वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में, वर्षा के देवता थे ये। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी, इंद्रदेव को सबसे ज्यादा पूजा जाता था, बारिश के लिए पूजा जाता था, इनको वर्षा का देवता कहा जाता था। और साथ में युद्ध का देवता भी इनको माना जाता था। किसके लिए, युद्ध का देवता भी इन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, युद्ध के देवता। वहीं बात करेंगे अग्निदेव को भी पूजा जाता था। हम सबको पता है कि अग्निदेव का क्या रोल था। तो अग्निदेव को किस लिए जाना जाता था, यज्ञ के लिए जाना जाता था। यज्ञ की आहुति, आहुति के लिए क्या जाना जाता था, अग्निदेव को जाना जाता था। यानी आग के देवता को क्या कहा जाता था, अग्नि देवता कहा जाता था। यज्ञ की आहुति कह लीजिए, या यज्ञ आहुति अलग अलग होता है क्या। यज्ञ की आहुति के लिए यज्ञों में किसका इस्तेमाल किया जाता था, अग्निदेव को जाना जाता था। इसलिए जब यज्ञ की पूजा होती थी तो अग्निदेव की पूजा की जाती थी। ठीक है अभी भी की जाती है, अभी भी घरों में हवन वगैरह होती है ना, तो अग्निदेव की पूजा की जाती है। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे सोमदेव की, सोमदेव को किस लिए जाना जाता था, तो सोमदेव को औषधियों के लिए जाना जाता था। और इस दौर में एक चीज आपको लिखना है, इस दौर के लोगों का पेय पदार्थ कौन सा था वैदिक काल में, तो सोमरस का इस्तेमाल करते थे। सोमरस जो जंगल की जड़ी बूटियों से बनाया जाता था, एक तरफ पदार्थ होता था जिसका वो इस्तेमाल करते थे। सोमरस को आजकल हम कुछ और कहते हैं, ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको लिखना है सोमदेव के बारे में क्या है, तो इनको किस लिए इनका महत्व माना जाता है, तो सोमदेव को औषधियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, औषधियों यानी दवाइयों के लिए, हम कह सकते हैं दवाएं, जो दवाएं होती थी उनके लिए किसको देवता माना गया है, सोमदेव को माना गया है। ठीक है, औषधियां जो होती थी उनके लिए सोमदेव को माना जाता है। ठीक है, औषधियों के लिए किसको जाना जाता है, सोमदेव को जाना जाता है। उस दौर के कुछ देवता जो है प्रमुख माने गए हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। मरुत और वरुण, ये दो और देवता फेमस है। मरुत देवता कौन थे, आंधी तूफान के देवता थे। और वरुण कौन थे, जल और समुद्र के देवता माने जाते हैं। अगर मरुत की बात करेंगे, हालांकि सोमदेव में जो नाम, वरुण देव मतलब हवा के देवता को भी कहा जाता है ना, वरुण किसको कहा जाता है, हवा के देवता को भी कहा जाता है। ठीक है, तो मरुत किसके लिए फेमस थे, तूफान, तूफान के देवता थे ये। ठीक है, ठीक है, वहीं वरुण की बात करेंगे, वरुण को किस लिए जाना जाता था, तो जल एवं समुद्र के लिए। किसके लिए, जल एवं समुद्र के लिए, देवता। ठीक है, वरुण को हवा का देवता भी कहा जाता है,
वरुण को हवा का देवता भी कहा जाता है, लेकिन वरुण को जल और समुद्र के देवता के रूप में जाना जाता था। हालांकि मरुत को यहाँ पे किसके लिए रखा गया है? तूफान के देवता के रूप में रखा गया है। ये धार्मिक चीजें थी जो उस दौर की प्रचलन में थी। अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक सामाजिक जो कि हमारा हो गया आर्थिक जीवन के बारे में, और उसके बाद व्यापार के बारे में, फिर हमारा होगा उत्तर वैदिक काल, जो कि आज की क्लास में इतना टाइम लग गया, आज की क्लास में इतना टाइम लग गया, कोई बात नहीं, कल उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, आज इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन सा था? आर्थिक जीवन। अगर आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि इस दौर का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी इकोनॉमिक्स की यहाँ पे हम बात करें कि इस दौर की इकोनॉमिक्स कैसी थी, तो देखिए इस दौर की जो व्यवस्था कैसी थी, याद रखना ग्रामीण थी। व्यवस्था कैसी थी? तो वो ग्रामीण थी, हमें पहले ही मैंने आपको बोला है कैसी थी, कैसी थी? तो ग्रामीण थी। व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण व्यवस्था से जो क्या है ये प्रचलित थे। वहीं बात की जाएगी कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था। अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? मैंने स्टार्टिंग में सामाजिक में आपको बताया था। मूल आधार क्या था? बताइए, मूल आधार क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन क्या था? कृषि एवं पशुपालन किसकी अर्थव्यवस्था थी? तो वो आर्थिक जीवन के यानी ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? कृषि एवं पशुपालन पे क्या थी? आधारित थी, याद रखिएगा। हाँ जी, तो सम सारे जो कबीले थे, देखिए जो सारी जो संपत्ति हुआ करती थी उस पर अगर किसी का निजी अधिकार होता था, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, वो सरकार के अंडर में नहीं आती, पर जो जमीन है वो निजी संपत्ति के दायरे में आती है, तो उस पे जो कबीला होगा उसका अधिकार होता था, ना कि राजा का होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ की जनता जो थी वो क्या थी? वो थोड़ी दयालु कह सकते हैं, अच्छे कह सकते हैं। तो वो लोग क्या करते थे ना, वो जो ऋग्वेद में जो प्रजा थी वो राजा को अपनी इच्छा से क्या करती थी कि बलि कर दिया करती थी। जो बलि व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता था? बलि कर बोला जाता था। और ये किससे होता था? अपनी मर्जी से। क्या होता था? अपनी मर्जी से कौन देता था? मर्जी से जो जनता थी वो राजा को देती थी। यानी यहाँ पे हम धन की बात कर रहे हैं, धन राशि की बात कर रहे हैं। जो जनता किसको देती थी? राजा को अपने स्वेच्छा से देती थी। यानी राजा उन पे हुकुम के दौर पे नहीं कह सकता था कि तुम मुझे इस पे कर दो। अगर तुम कैपेबल हो, तुम्हें लगता है कि राजा को चलाने के लिए धन की जरूरत है, तो क्या, क्योंकि राजा क्या करता था? युद्ध लड़ने का काम करता था। अगल बगल जो लोग रहते थे
एक इलाके से दूसरे इलाकों को क्या करता था, बचाने के लिए कार्य करता था। तो एक तरह से लोग उसको क्या करते थे, खुश होके देते थे, तोहफे के रूप में क्या करते थे, बलि कर देते थे। यानी उनके ऊपर डिपेंड करता था कि हमें राजा को कितना और कब देना है, कोई उनको फोर्स नहीं करता था, याद रखिएगा। ठीक है, उनको बलि नामक क्या देते थे, कर देते थे, और उसमें क्या देते थे, निकष स्वर्ण का आभूषण देते थे। निकष शब्द भी इस दौर में काफी प्रचलन में था। निकष क्या है, निकष गले में पहने जाने वाला आभूषण था। निकष जो था गले में, क्या था, आभूषण था। आभूषण था, और स्वर्ण व्यवस्था, स्वर्ण की क्या किया जाता था। क्लास हमारी जो चालू होती है 1 बजे चालू हो जाती है। ठीक है, और आज थोड़ी मुझे लग रहा है लेट चालू है, तभी अभी 1 घंटा हुआ है। आज शायद पौने सवा 1 बजे चालू हुई थी, मतलब नॉर्मली 1 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अभी टाइम हो गया है 2 बजे, 2:30 सवा 2 हो रहा है, मतलब 2:30 बजने वाला है। ठीक है, बट अभी ये ऋग वैदिक काल को ही खत्म करके मैं क्लास को खत्म करने वाली हूँ, उससे पहले नहीं करने वाली हूँ। आभूषण दिया जाता था। निकष किसको कहा जाता था, गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता था, जो राजा को दान के रूप में लोग क्या करते थे, देते थे, अपनी खुशी से देते थे। ठीक है, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं लगाए जाते थे कि नहीं तुमको देना ही देना है, क्या है, देना ही देना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, वहीं बात करेंगे कि इस दौर में एक चीज जो आपको याद रखना है, आर्थिक में, आर्थिक के अलावा नहीं, हम व्यापार में उसको लिखेंगे, व्यापार के बारे में भी हमें लिखना है इस दौर के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आर्थिक इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो इनको किसके बारे में जानकारी थी, सिर्फ जौ के बारे में। जौ के बारे में क्या थी, इनको जानकारी थी। इनको गेहूं, चावल की क्या थी, जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। ठीक है, इनको क्या नॉलेज नहीं थी, इनको चावल और गेहूं के बारे में नॉलेज नहीं थी। ऋग वैदिक काल में इनको जिसके बारे में नॉलेज थी वो क्या था, सिर्फ जौ हुआ करता था। इनको जौ के बारे में क्या है, जानकारी केवल हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बारी आती है, क्योंकि हमें जौ के अलावा कोई भी उल्लेख जो है हमें ऋग्वैदिक में, ऋग्वेद में हमें नहीं मिलता है, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। अब हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो व्यापार होगा। ठीक है, और ये देखिए, ये ना आपको सिर्फ ऋग्वेद में ज्यादातर डिटेलिंग में चलना है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल इसका सेम ही होगा, बस अपोजिट होता है। ठीक है, उत्तर का मतलब क्या हुआ, एक दौर जो खत्म हो रहा है उसको उत्तर वैदिक काल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, अगर व्यापार के बारे में बात करेंगे कि इनको क्या व्यापार के बारे में नॉलेज थी, क्योंकि ये पशुपालन पे तो डिपेंड थे। तो व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम जो है वो चलाया जाता था। कौन सा सिस्टम, यहाँ पे हम बार्टर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि वस्तु को क्या होता था, कौन सा सिस्टम था, अगर बात की जाए जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसको विनियम कहा जाता है। विनियम क्या थी, व्यवस्था थी, व्यवस्था थी। यानी व्यापार करने का जो जरिया माना जाता था वो क्या माना जाता था, विनियम माना जाता था, कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना को क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना।
बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाएगी कि कर का भुगतान क्या है, वैश्य समुदाय करते थे। कर का भुगतान कौन करता था, तो वैश्य समुदाय जो थे वो कर का क्या करते थे, भुगतान करते थे। यानी वैश्य को किस में रखा गया था, तो वैश्य को रखा गया था बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया था, क्योंकि ये दौर किस पे आधारित था, कार्य पर आधारित था। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य के आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देखिए इकोनॉमिक के हिसाब से हर इंसान की अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी अपनी चीजें हैं। अब जैसे अमीर को और अमीर बनना है, नॉर्मल को थोड़ा सा और अमीर बनना है, जो लो मिडिल क्लास फैमिली है उसको मिडिल क्लास में आना है, और अपर मिडिल क्लास को रिच फैमिली में जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग हर इंसान की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोगों ने इकोनॉमिक को सेट कर रखा है। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो कैटेगरी सेट की गई है कि एक इंसान को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान। अगर उसके पास खाने को भरपेट भोजन है, पहनने को कपड़े हैं और सर सर ढकने को घर है, तो वो एक इकोनॉमी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। लेकिन जो समय चल रहा है, ये तीनों होने के अलावा अब ज़रूरतें चेंज हो गई हैं। स्मार्टफोन होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगलो होना चाहिए, जेब में डबल से ट्रिपल पैसा होना चाहिए, कि एक ऐसी चीज जो चाहो वो खाने के लिए होना चाहिए। तो अब ये 3 चीज़ों पे इकोनॉमिक नहीं डिपेंडेंट है, लेकिन जो इकोनॉमिक का रेट मापा जाता है वो इन्हीं चीज़ों के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू मेरा है। अब आपके हिसाब से क्या होगा, मुझे अभी कमेंट में आप खुद बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि आपसे हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या है एक्चुअली में, ये मुझे बताइए। ठीक है, बताइए जरा। और बारी आती, हम व्यापार पढ़ रहे थे, तो व्यापार में कुछ चीज़ों के जैसे तांबे और कांच के बारे में भी जानना जरूरी है कि तांबे और कांच को किस नाम से इस दौर में जाना जाता था। अगर बात की जाएगी कि इस दौर में इनको किस नाम से जाना जाता था, तो अयस्क शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था, तांबे और कांस्य के लिए इस्तेमाल हो जाता था। जो अयस्क शब्द है, ये जो शब्द आप देख रहे हो, इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता था, इसका इस्तेमाल होता था तांबे के लिए, तांबे एवं कांच के लिए। ठीक है, कांच के लिए क्या होता था, इसका इस्तेमाल होता था, इस्तेमाल क्या होता था, इस्तेमाल किया जाता था। ये शब्द जो है, अंश शब्द काफ़ी फेमस है इस दौर का और पूछ भी देता है, इसीलिए इसके बारे में मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये याद रखिएगा, इस दौर में ना नोट में आपने लिख लेना है। ये तो जो भी चीज़ें मैं नोट में बताती हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं उसको बोलती हूँ कि नोट में आपको लिखना है। वो ये लिखना है कि इनको चांदी के बारे में नहीं पता था। चांदी, सोना और हीरा तो रहने ही दो, चांदी सोना के बारे में और लोहा, लोहे के बारे में भी याद रखिएगा। अरे मेरे को पूरी जानकारी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो बेसिक सी नॉलेज है और ये मुझे लगता है सबको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है ये तो, बेसिक है। ठीक है, चांदी सोने की बात होगी, और जो मेन आपको याद रखना है, इनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहे, ये लोहे से क्या थे, ये आदि से प्रचलित नहीं थे, नहीं थे। ठीक है, आदि से क्या थे, ये प्रचलित नहीं थे। चांदी सोना लोहे इन सब के बारे में इनको नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दौर जब खत्म हुआ, उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस दौर में इनको लोहे के बारे में, सोना और चांदी, इन सब के बारे में पता था। मतलब जो 1500 से 1000 के बीच का जो टाइम पीरियड माना जाता है, इस दौर में लोग भोले थे, उनको नॉलेज नहीं थी, एक अच्छी लाइफ चल रही थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है, यानी 1000 से 600 का बीच का जो टाइम पीरियड माना जाता है, उस दौर में छल कपट भर भर के था, लालच भर भर के थी, पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई, जिसमें अपने आप को पावर में दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें क्या हुई, चेंज हुई थी। तो ऋग वैदिक काल में अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने उसमें ये समझा
उस दौर में हमने ये समझा देखिए हमने ऋग्वेदिक काल के बारे में कितना कुछ पढ़ लिया अभी, ये तो इसमें आ भी नहीं रहा है, इतना पढ़ा हमने। ठीक है, ठीक है। अगर ऋग्वेदी और ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिली है, तो ये सारी नॉलेज हमें ऋग्वेद से मिली है, याद रखिएगा। कहाँ से मिली है? ऋग्वेद से मिली है। कोई भी चीजें मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ आपको, सब ऋग्वेद में इन सब बातों का वर्णन किया गया है। मुद्दा ये था कि हम जब ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ऐसी लाइफ चल रही थी कि लोग खाते थे, पीते थे, रहते थे और यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान पे अपना ध्यान देते थे। ठीक है, सिंपल लाइफ थी, मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं था, एक नॉर्मल लाइफ शुरू हुई थी। लेकिन ये लाइफ चेंज होती है 1000 से लेके 600 के बीच के टाइम पीरियड, जब ये दौर खत्म होने के दौर में था। और जब हम जैनिज्म, बौद्धिज्म, महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, उस दौर से पहले इतना कुछ चेंज हुआ जैसे उत्तर वैदिक काल जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जैनिज्म और बौद्धिज्म क्यों प्रचलन में आया। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इतना कर्म कांड को ऊपर रखा गया, इतना कर्म कांड को ऊपर रखा गया, जादू टोना, भेदभाव, जाति प्रथा, कुरीतियों को इतना ऊपर रखा गया, जिसको देखते हुए बौद्धिज्म आया, जिसको देखते हुए जैनिज्म ने अपना रूप लिया, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं। आपको याद है एनसीईआरटी में भक्ति काल का एक चैप्टर हुआ करता था, भक्ति आंदोलन, है ना। भक्ति आंदोलन जो आप पढ़ते हो, तब मुझे नहीं समझ में आता था कि भक्ति आंदोलन शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आती है कि आंदोलन शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि एक दौर से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो एक चीज़ वो उसको बगावत के रूप में लेते हैं और कुछ नया करने की चाह होती है, तो वो शायद आंदोलन में कन्वर्ट होता है और शायद इसी को आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल, व्यापार इसी को कहते हैं, बट मैंने यहाँ व्यापार की कोई परिभाषा आपको नहीं बताई है। मैंने जो ये बताया व्यापार, कैसे व्यापार होता था, मैंने जो बताया कि जो इनका व्यापार था वो कैसे होता था, तो वो कौन सी व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे। अब देखिए, हम मैं लिखवा रही हूँ, मैं पूरी अब देखिए, आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस स्कूल के बच्चे नहीं हो जिसको व्यापार के बारे में मुझे परिभाषा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने स्कूलिंग ख़त्म की, कॉलेज ख़त्म किया है, तभी आप एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हुए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वो छोटे बच्चे जिसको मुझे पूरा बताना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, आपने कॉलेज क्वालिफाई करा है, आपने 3 साल ग्रेजुएशन को दिया है, तभी जाके आप यहाँ पे पहुँचे हो। जब जाके आप क्या कर रहे हो, आप एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर रहे हो, तो मैं उतनी डिटेलिंग में लिखवाऊंगी तो आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब होगा ना। मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा ये था कि इस दौर में व्यापार होता कैसे। हम यहाँ व्यापार होने के दौर के बारे में बात कर रहे थे ना, कि तरीका क्या था, तो वही सिस्टम के हम यहाँ पे बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, मेरा ऐसा एक्सप्लेनेशन करने के लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, और मुझे नहीं लगता कि हम इस दौर में हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। आप भी बड़े हो और मैं भी बड़ी हूँ, तो इतना तो समझ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर उतरे हैं तो कुछ चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो ऋग्वैदिक काल आज हमारा हो गया है खत्म। कल हम इसी का सेकंड पार्ट यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, और कल वाली क्लास बहुत लंबी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इसी का ठीक अपोजिट है वो, तो वो चीज़ें समझने में आपको आसान हो जाएंगी, लेकिन आपका माथा पूरा घूम जाएगा कल की क्लास में। आज की क्लास थोड़ी सी सिंपल और सीधी थी कि लाइफ ऐसे 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 चली, लेकिन बट वॉइस नहीं आ रही, आ रही है ना? तो आज की जो क्लास थी वो ऐसी थी कि थोड़ा समझने में सिंपल लगा, लेकिन जो कल की आप क्लास पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लाइफ, जो हम आज की लाइफ जो जी रहे हैं, वो चेंज आखिर हुई कहाँ, उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज अब अपने आप को भी और मेरे गले को भी थोड़ा सा आराम देते हैं और मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, और कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।